गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 10th। आई होप यू ऑल आर वेल। आपका सिलेबस स्मूथली चल रहा है और आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है संचयन में से। संचयन आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसका 3rd चैप्टर है टोपी शुक्ला, और जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला जो है ये कहानी का एक किरदार है, यानी कि एक पात्र है, और उसी पर ये आधारित जो है कहानी है। और इसके लेखक है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का शायद आपने नाम सुना होगा, महाभारत की पटकथा, मतलब इन्होंने कहानी लिखी थी। तो लेखक परिचय है, राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले के गंगौली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD करने के पश्चात उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, यानी कि उन्होंने वहीं पर ही पढ़ाया। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्मों में पटकथा, संवाद तथा गीत लिखे। पटकथा मतलब कहानियां, जो पर्दे की कहानियां होती हैं वो और संवाद तथा गीत भी लिखे। उन्हें पटकथा और संवाद लेखन में ख्याति दिलाने का श्रेय प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत को था, यानी कि इनको जो प्रसिद्धि मिली थी अपनी पटकथा लेखन के लिए वो किससे मिली थी? महाभारत धारावाहिक के द्वारा ही मिली थी। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: आधा गांव, टोपी शुक्ला जो कि हम पढ़ेंगे, हिम्मत जौनपुरी, कटरा BA, आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़ आदि हिंदी उपन्यास हैं। नया साल, मौजे गुल मौजे सबा, रक्से में, अजनबी शहर अजनबी रास्ते इनका उर्दू कविता संग्रह है। छोटे आदमी की बड़ी कहानी इनकी प्रमुख जीवनी है। राही मासूम रजा का देहावसान 15 मार्च 1992 को हुआ। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। टोपी शुक्ला है, इस उपन्यास के एक अंश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनेपन की खोज में भटकता है। यहाँ पर जो है कथानायक टोपी की बात की जा रही है। कथानायक टोपी को अपनों के रूप में कौन मिला? एक अजीज दोस्त जिसका नाम था इफ़न, और उसकी दादी तथा नौकरानी सीता मिली। टोपी के पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, घर में किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए इफ़न के घर जाता है, क्योंकि उसके अकेलेपन को समझने वाला उसके अपने घर में कोई नहीं है। इसी के साथ लेखक ने उपन्यास के इस अंश के माध्यम से सांप्रदायिक, जातिगत, धार्मिक आदि भेदभावों को समाप्त करते हुए मानवता के महत्व को उजागर किया है। कि इसमें जो है कथानायक जो टोपी है वो तो हिंदू परिवार से संबंध रखता है, और उसका जो बहुत ही अजीज मित्र है, दोस्त है, जो वो एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। लेकिन दोनों के परिवारों में ऐसा होता है कि ना तो टोपी के पिता या टोपी के घर वाले मुसलमानों का छुआ हुआ कुछ खाते हैं, हाथ का छुआ हुआ, और ना ही इफ़न के घर वाले ऐसा कुछ करते हैं कि वो हिंदुओं के हाथ का छुआ हुआ कुछ खाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के बीच आपसी प्यार है। यही कि जो है अपनापन, अकेलापन जो है जात पात को नहीं मानता है। और जो पाठ का सार है हम वो इन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। जैसे पहला है इफ़न और टोपी की मित्रता, इफ़न और उसका परिवार, टोपी का इफ़न की दादी से लगाव, पूर्वी बोली पर हंगामा, इफ़न की दादी का निधन, टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व, टोपी का नौकरानी से लगाव, टोपी की पिटाई, और फिर है विद्यार्थी व अध्यापकों का व्यवहार और परीक्षा परिणाम। तो सबसे पहला है इफ़न और टोपी की मित्रता। तो इफ़न और टोपी में जो थी घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि उनकी मित्रता बहुत गहरी थी, और सबसे पहली मुलाकात जो थी उनकी 4th कक्षा में हुई थी। उसके बाद से जो है उनका गहरा लगाव होता चला गया, यानी कि उनकी मित्रता जो है और गहरी होती चली गई। फिर है इफ़न और उसका परिवार। इफ़न के परिवार में जो थे
उसके पिताजी सैयद मुर्तजा हुसैन भी जो है हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु जब वे मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। और जो हिंदुओं उनकी जो इफ़न की जो परदादी थी वो भी जो हिंदुओं का छुआ हुआ नहीं खाती थी, लेकिन जब वे बहुत अधिक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की थी, यानी कि नमाजी बीबी थी, बहुत अधिक नमाज पढ़ना और जो है अल्लाह में विश्वास रखने वाली वो थी। लेकिन जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई पर जो है चारपाई के पास एक पैर पर खड़े होकर बोली कि माता मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे को तुम अच्छा कर दो। और फिर है पूर्वी बोली पर हंग टोपी का जो है इफ़न की दादी से लगाव। तीसरा पॉइंट है टोपी का इफ़न की दादी से लगाव। इफ़न जो है अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और टोपी की दादी जो थी उससे प्यार नहीं करती थी। वो जब इफ़न के घर जाता तो उसे वहां बहुत अच्छा लगता था। इफ़न की दादी उसे कहानियां सुनाती, अपनी गोद में उनकी गोद में सर रखकर वो कहानियां सुनता था, उनसे अपने दिल की हर बात वो बताता था और उनके दिल की बात भी वो सुनता था। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के जो है अकेलेपन को दूर किया। पूर्वी बोली पर हंगामा। क्या हुआ कि डॉक्टर जो भृगु नारायण शुक्ला थे वो डॉक्टर थे और उनके घर में जो है आधुनिकता का वातावरण था, लेकिन जब वो एक खाने की टेबल पर जैसे ही बैठे तो जो टोपी का जो था इफ़न के घर आना जाना था और इफ़न के घर में जो है पूर्वी बोली बोली जाती थी। तो अचानक से खाने की टेबल पर जो खाने की मेज पर है टोपी के मुंह से पूर्वी बोली के कुछ शब्द निकल जाते हैं, जिससे बहुत हंगामा होता है और टोपी की माँ जो है उसे बहुत पीटती है। और टोपी की दादी कहती है कि टोपी जाने किसकी संगत में आजकल रहता है। फिर है इफ़न की दादी का निधन। जब इफ़न की दादी का निधन होता है, एक दिन जब टोपी इफ़न के घर जाता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि इफ़न की दादी का निधन हो गया है। और इफ़न की दादी के निधन पर वो टोपी जो है इफ़न से कहता है, अपने मित्र से कहता है कि काश तुम्हारी दादी की जगह जो है मेरी दादी मर गई होती या उनका देहांत हो जाता, क्योंकि अब जो है उसके साथ उसके जो है मन के भावों को सुनने वाला कोई भी नहीं रह गया था, जिससे कि वो अपना मन हल्का कर लेता। उसे इफ़न की दादी के निधन के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व। जो टोपी का जो दोस्त था इफ़न, उसके पिता जो थे सरकारी नौकरी में थे। जैसे ही उनका तबादला यानी उनका ट्रांसफर होता है तो टोपी को इस बात का बहुत दुख होता है और उस दिन वो यह कसम खाता है कि आगे से वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा कि जिसके पिता सरकारी नौकरी में हो या जिनका तबादला होता रहता हो। फिर है टोपी का नौकरानी से लगाव। टोपी जो है अकेलेपन, टोपी के परिवार वाले जो है उसके अकेलेपन को नहीं समझते थे। ना ही उसके घर में उसकी दादी उसे प्यार करती थी, ना ही उसकी माँ उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने एक दिन उसकी खूब पिटाई की तो वो नौकरानी जो थी, बूढ़ी नौकरानी जो सीता थी, उसके आंचल में यानी उसकी गोद में सर रखकर उसे आभास होता था कि वह जो है किसी अपनी माँ के आंचल में छिपकर बैठा है या अपनी माँ के आंचल की छांव में वह है। उसे अपनी नौकरानी सीता से एक माँ का प्यार मिलता था। टोपी की पिटाई। सर्दी के दिनों की बात है कि मुन्नी और बाबू भैरव जो कि उसके छोटे भाई बहन थे उनके लिए गर्म कपड़े यानी कि कोट लाया गया और जो टोपी है उसको जो है पुराना कोट दे दिया गया। कोट अच्छा था लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि उसे पुरानी चीज दे दी गई, तो उसने क्या हुआ अपनी नौकरानी के बेटे को वो कोट दे दिया, जिससे कि उसकी माँ ने जो है उसकी खूब पिटाई की। उसकी दादी ने कहा अब हम तुम्हें नया कोट नहीं दिलवाएंगे, तुम जाड़ा खाओ यानी कि अब तुम ठंड में ही रहो। फिर है विद्यार्थी व अध्यापकों का व्यवहार और टोपी का परीक्षा परिणाम। तो टोपी जो है
2 साल से लगातार अपनी पिछली कक्षा में जो है फेल हो रहा था। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ उसे बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी कि उसे बैठना पड़ता था। उसके घर का वातावरण भी कुछ इस प्रकार से ही था कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता था, वो पढ़ नहीं पाता था। अध्यापक जो है उसे कोई भी नोटिस नहीं करते थे, और कभी कभी ध्यान देने की बात तो दूर, उसे जब भी किसी टिप्पणी के माध्यम से उसे जो है शर्मसार होना पड़ता था। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते जब टोपी किताबों से ऊबने लगा तो एक बार अब्दुल वहीद ने ऐसी तीखी बात बोल दी कि टोपी ने इस वर्ष पास होने की कसम खा ली, और हुआ भी यही। यानी कि जो उसकी कक्षा का जो छात्र था अब्दुल वहीद, उसने कुछ ऐसा कह दिया, तीखी सी चुभती हुई बात, लगती हुई बात जो टोपी को कह दी, तो टोपी ने जो है कसम खा ली कि इस बार वह पास होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में जो था चुनावी माहौल का वातावरण था सारा, और पढ़ने के लिए उसने जैसे तैसे करके जो भी है अपनी पढ़ाई की, और वह उस वर्ष पास भी हो गया। तो उपन्यासकार राही मासूम रजा ने इस पाठ के माध्यम से बताया कि व्यक्ति को अगर अपना अकेलापन दूर करना होता है, या व्यक्ति अकेलेपन को दूर करता है, महसूस करता है, और उसे अपनेपन की खोज में भटकता है, और उसे अगर जाति भेदभाव से हटकर कोई मिलता है जो उसके मन को भा जाता है, तो जो है प्यार, या प्यार पाने वाला, प्यार देने वाला जो है जाति और संबंधों को, सांप्रदायिकता को नहीं मानता है, जो है इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया है। धन्यवाद।